कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। देखिए, there are two types of investments which we used to do when we are going to determine that how we are going to make investment for our business. आप बिजनेस स्टार्ट किस लिए करते हैं? बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए. In order to earn profit, we used to start our business. And definitely, when we want to earn profit, then we have to invest something at the start of the business. हमें कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करना है. अब होता क्या है कि उसके लिए हमारे पास पैसे हैं, अमाउंट है. एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम थोड़े अरसे के लिए करते हैं, और एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम ज्यादा पीरियड के लिए करते हैं, यानी विच इज बेसिकली रेस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर. तो आप बता सकते हो कि हम किस प्रोजेक्ट में या किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो वो ज्यादा मुश्किल होगा? शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना का डिसीजन ज्यादा मुश्किल होगा या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ज्यादा मुश्किल होगा? लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का ज्यादा मुश्किल होगा. क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है कि भाई अगर पैसे मर गए तो बड़ा मुश्किल हो जाना है. तो काम, अगर पैसे हमारे डूब गए तो बड़ा नुकसान हो जाना है हमारा. वाई? बिकॉज जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज ऑलवेज वेरी बिग इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में द अमाउंट विच इज इन्वॉल्व्ड ऑलवेज वेरी बिग. लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी अमाउंट दैट इज ऑलवेज वेरी स्मॉल. इट्स ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस एक्चुअली. ये जो हम बजट बनाते हैं, जो हम चैप्टर पढ़ा हमने बजटिंग का, उसमें हम बजट बनाते हैं विच इज प्रिपेयर्ड फॉर ए सिंगल ईयर, विच इज यूजुअली 1 ईयर, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स, जिसे हम कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट का नाम देते हैं, जो मैं करवा भी रहा हूँ आपको आजकल. तो ये परचेज बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सब शॉर्ट टर्म पीरियड के डिसीजंस हैं. क्योंकि इसमें आपने शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना होता है. 1 साल का बजट बनाना होता है, 1 साल का प्रोडक्शन बजट, 1 साल का परचेज बजट. इट इज नॉट फॉर मोर देन 1 ईयर. लेकिन जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं ना, एक तो ये कि द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज वेरी बिग इन दोज डिसीजंस in comparison to short term. और दूसरा, they are irreversible. Irreversible means once you have taken the decision, then you can't reverse it. आप उसे डिसीजन को फिर वापस नहीं जा सकते, आपको लॉस ही बर्दाश्त करना पड़ेगा. आप आगे जा सकते हैं तो आपको खत्म करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को. कैपिटल बजटिंग संक कॉस्ट नहीं बेटा, नहीं, संक कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं इससे. कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल are the in this chapter we are going to study those tools which we are supposed to use while deciding which project we are going to make our investment. Either it is worthwhile to make an investment in this project, either it is feasible to make this investment in this project or not. How a project is going to be feasible? For example, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं या आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो भी आप कह लो. मैं एक प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए लगाता हूं, तो 5 साल मुझे एक प्रोजेक्ट में, मैं जस्ट ए मिनट, इसको जरा मैं मिटा दूं. सर अभी आप एआरएस को पढ़ा रहे थे? नहीं, जब आप सपोज करें आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 5 years, ठीक है जी, डेफिनेटली इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए. पहले साल आपको रिटर्न हुआ 10,000 का रिटर्न मिला, दूसरे साल आपको रिटर्न हुआ 30,000 का, लेकिन दूसरे साल में आपको खर्चा भी करना पड़ा 10,000 का. तीसरे साल रिटर्न आपको हुआ 20,000 का, चौथे साल आपको रिटर्न हुआ 5,000 का,
ठीक है, और 5वें साल आपको रिटर्न हुआ 30,000 का प्रोजेक्ट से, तो आप समझते हैं क्या इस प्रोजेक्ट ये वायबल है? शुड वी गो फॉर दिस प्रोजेक्ट? शुड वी नहीं सर, कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट? आपने जवाब दिया नहीं सर, क्यों? सर क्योंकि आपको लॉस हो रहा है इसमें 38,000 का। आप 1 लाख रुपया लगा रहे हैं और आपको 10,000 रुपया जो है वो पहले साल आ रहा है, अगले साल 20,000 आ रहा है सर में, फिर 20 आ रहा है, 50 हो गया, 50 और 5 55 प्लस 30 that become 85,000. So the return you are getting is 85,000 by investing 1 lakh. It is going to be a futile effort on your part कि आप 1 लाख रुपया निकाल के 50,000 रुपये रिटर्न लें, वो भी 5 सालों में। हम डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, उसकी एग्जांपल मैं दे दूं आपको। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैं ना, नई गाड़ी आ रही है जो कौन सी है यार, सियाज कौन सी नहीं है, MG MHS की गाड़ी नहीं आ रही है सर, टूसॉन। हाँ टूसॉन आ रही है, ठीक है जी, टूसॉन मैं खरीदता हूँ, तो मैंने एक दफा डिसीजन ले लिया टूसॉन खरीदने का, मैंने पेमेंट कर दी, तो क्या वो इरिवर्सिबल हो सकता है? वापस कर सकता हूँ गाड़ी में? वापस नहीं कर सकता ऑब्वियसली। सर वो कुछ कटेंगे पैसे। हाँ जी, नहीं कुछ कटेंगे नहीं, पैसे वापस कर नहीं सकता। क्या हो गया यार, क्या हो गया? गाड़ी परचेज करके वापस कैसे कर सकते हैं आप? क्या हो गया, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं गाड़ी तो वापस नहीं कर सकते। भाई रिवर्सिबल डिसीजन है वो। नहीं सर, जो आपने बुकिंग करवाई है बुकिंग कैंसिल करवा सकते। बुक यार, मैंने तो बुकिंग का नाम ही नहीं लिया यार, बुकिंग कहाँ से आ गई? जी सर। अच्छा, आपने एक शर्ट खरीदी और वो शर्ट आपको पसंद नहीं आई, आपने कहा यार ये शर्ट मैं वापस कर देता हूँ, ये इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है और मैं रिप्लेस करवा लेता हूँ, तो ये डिसीजन जो है वो रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, सर रिप्लेस हो सकती है। शॉर्ट टर्म डिसीजन है, क्योंकि ये डिसीजन शॉर्ट टर्म है, क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व इज वेरी स्मॉल। व्हेन द अमाउंट इज बिग and the decision becomes irreversible, then we have to be very vigilant that either we should go for that decision, we should invest in that particular project or not. Normally these projects consist of maybe investing in a new machine which can produce better quality products, or investing in research and development projects which will give us better technicalities in the future, और ऑल कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सब कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस में आते हैं। इवन इफ यू वांट टू बिकम ए पोल्ट्री, वांट टू ओपन पोल्ट्री फार्म, और यू वांट टू कल्टीवेट अ बिग एरिया ऑफ लैंड, दैट इज आल्सो कम्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इफ यू वांट टू बिल्ड एन एक्सटेंशन, right, or you want to launch a society, this again comes in long-term project, because the development of society will result in more than 1 year. Same is the case with purchasing of car and other decisions. अब देखिए, मेरी दोस्ती है आपसे, सब बच्चों से, स्मार्ट से जी सर, ताल्लुक है मेरा आपसे, स्पेशली मी। और आप लोगों का ताल्लुक भी एक दूसरे के साथ है, किसी हद तक दोस्ती भी हो सकती है। नहीं सर, दोस्ती आपका क्या मतलब है? ये दोस्ती आप खत्म कर सकते हैं डिसीजन इजीली, इसको रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, जाहिर बात है, ये जब आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप पढ़ के चले जाएंगे, यू विल गो टू देयर ओन वेज, दोस्ती खत्म हो जाएगी, ऐसे ही है जी। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपने डिसीजन लेना है शादी का, शादी तो एक दफा ही होनी है, दोस्ती तो आप किसी से भी कर सकते हैं, तो शादी का डिसीजन है, क्या उसको लेते हुए आप एकदम डिसीजन ले लेंगे या कुछ सोचेंगे, पहले कुछ विचार करेंगे सर बहुत ज्यादा सोचेंगे सर, बहुत ज्यादा सोचेंगे, एवेल्युएट करेंगे। हाँ, अगर हम अमेरिका में होते या हम लंदन में होते तो शायद फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पे तो रोज ही शादियां टूटती हैं, रोज ही वो अलग हो रहे होते हैं, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है, तो मे बी दैट इज गोइंग टू बी ए शॉर्ट टर्म डिसीजन और देयर इज नो रीजन टू एवेल्युएट इट दैट वे। बट हम अगर पाकिस्तान की बात करें और हमारे अपने माशरे की बात करें
इट इज गोइंग टू बी ए, और प्रोजेक्ट भी लॉन्ग टर्म है, बिकॉज हमने सारी जिंदगी गुजारनी है इस सोच के साथ, तो हम बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि हमने क्या लेना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए जा रहे हैं तो जो टूल्स हैं टू evaluate that long term decision, that becomes different. For accounting, there are different tools which are used, techniques to decide either to accept a project or to reject a project, right? अब हम क्या करते हैं, हम जब कोई प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं तो या तो आप बैंक से लोन लेके पैसे लगा सकते हैं या अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ पैसे आप लोन लगा के बिजनेस में लगाते हैं, इससे आप कारोबार को चलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे करंट एसेट्स, जो वर्किंग कैपिटल होता है आपका, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, उसमें जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो शॉर्ट टर्म नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं। लेकिन आप मशीनरी परचेज करते हैं, बिल्डिंग, तो ये लॉन्ग टर्म नेचर के इन्वेस्टमेंट है। वो क्यों सर? यार आपको पता तो है करंट एसेट्स आर यूज्ड फॉर, दे कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर, लेकिन नॉन करंट एसेट्स को 1 साल में कैश में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो बेचने के लिए होते ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस में फिर आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन आफ्टर कंप्लीट एवेल्युएशन, देन यू गो फॉर दैट डिसीजन। जैसे मिसाल के तौर पे जब आप बैंक से लोन लेंगे तो करंट एसेट्स में पैसा लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। कुछ रॉ मटेरियल आप परचेज करेंगे जो इस्तेमाल प्रोडक्शन में चले जाएगा, कुछ बच जाएगा आपके पास इन्वेंट्री में, जिसे क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। अच्छा, फिर बना के आप उसे बेचोगे उधार पे, तो क्या आ जाएंगे, आपके ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल जो आपको पैसे देंगे तो आप ट्रेड पेबल्स को पे कर दोगे जिनसे आपने उधार चीजें खरीदी थी। ये सब क्या है, ये वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा आ भी रहा है, उसमें इन्वेस्ट भी हो रहा है और आपको दोबारा वापस कलेक्ट भी हो रहा है, either maybe it can be increased or decreased depending upon the profit you are getting. लेकिन जब आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जैसे परचेज ऑफ ए बिल्डिंग, परचेज ऑफ ए मशीनरी, एंड व्हेन यू हैव मोर देन 2 अल्टरनेटिव आल्सो, 1 अल्टरनेटिव से ज्यादा अल्टरनेटिव भी है आपके पास, चॉइस भी आपके पास, फिर आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। इसलिए इसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें आप कैपिटल नेचर की इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। ठीक है जी। तो इट इज द प्लानिंग प्रोसेस टू डिटरमिन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू मशीनरी, रिप्लेसमेंट मशीनरी, न्यू प्लांट्स, न्यू प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर वर्थ परसुइंग। क्या उनका ताकुब करना चाहिए हमें, क्या हमें वो एक्सेप्ट करने चाहिए। It is basically a budget for major capital or investment expenditures. Major का मतलब है improvement of assets, investment in another company's shares, investment for the purchase of new equipment. तो ये सब जो है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में जो है वो आते हैं, हम लेते हैं उसमें। तो हम जब प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनका रिटर्न पैसा इन्वेस्ट करते साथ ही आपको नहीं आता, इनका रिटर्न पूरे 5 सालों पर डिपेंड कर रहा होता है। यानी आप आज 10 लाख रुपए लगाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब वॉल्स कंपनी ने पोल्का को परचेज किया था तो उसको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ी। तो क्या उसकी इन्वेस्टमेंट 1 साल में रिटर्न हो जाएगी जो उसने लगाई थी? नहीं। जो वॉल्स ने पोल्का को परचेज किया था, इन्वेस्टमेंट 1 साल में रिटर्न नहीं होगी, उसके लिए उसको हो सकता है 10 साल लग जाएं। लेकिन उसको ये पता है कि जो प्रोजेक्ट है ये वर्थवाइल है, क्योंकि पोल्का का यहाँ नाम था पाकिस्तान में बहुत। हम अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे तो फ्यूचर में हमारी सेल्स बहुत बढ़ जाएंगी और पोल्का के सारे कस्टमर्स हम पिकअप करेंगे। आप मुझे बताएं कि ये जो जैज ने वारिद को टेक ओवर किया था, ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था? नहीं सर। क्या पहले साल ही समझ आ गई थी, क्या कहते हैं, जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वारिद को परचेज करने में वो रिकवर हो गए थे? नो। हो सकता अभी तक रिकवर ना हुए हों।
जितने में वो कंपनी टेक ओवर की, सऊदी अरब की कंपनी थी ना वारिद, छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। तो मोबिलिंक ने जब वारिद को टेक ओवर किया तो मे बी दे आर स्टिल द अमाउंट विच दे हैव पेड, they are still getting the return of that amount because that was a long term project. तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जब डिसीजन लेते हैं तो उसका रिटर्न एकदम नहीं आता, इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो 5 सालों में 10 सालों में रिटर्न उसका जनरेट होता है। पहले साल इतने पैसे आए, सेकंड ईयर में मजीद पैसे आए, थर्ड ईयर में मजीद पैसे आए, फोर्थ ईयर में मजीद पैसे आए, फिफ्थ ईयर में मजीद पैसे आए। तो हमें वी नीड टू इवैल्यूएट द ओवरऑल रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट टू इवैल्यूएट दैट आइदर दिस डिसीजन should be launched, should be taken, or we should accept it or reject it. यानी हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट डिसीजन करते हैं, क्योंकि उसका रिटर्न 5 से 10 सालों में आता है। तो हमें 5 से 10 सालों की एस्टिमेशन, रिजल्ट्स की एस्टिमेशन करने के बाद डिसीजन लेना है कि हम प्रोजेक्ट में वैल्यूएट करें या ना करें। इसीलिए कैपिटल बजटिंग की एक से ज्यादा टेक्निक्स अकाउंटिंग में मौजूद हैं जो हम यूज करते हैं इन डिसीजंस को लेने के लिए। अच्छा, ये 2 किस्म के डिसीजन होते हैं, एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स और एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? आपके पास 2 मशीनों की ऑप्शन है और 10 लाख रुपया है, या मशीन ए परचेज करेंगे या मशीन बी परचेज करेंगे। मशीन ए 10,000 यूनिट बनाती है एक साल में, क्वालिटी उसकी अच्छी है। मशीन बी 8,000 यूनिट बनाती है लेकिन उसकी क्वालिटी मशीन ए से ज्यादा अच्छी है क्वालिटी। आप दोनों मशीनों को परचेज नहीं कर सकते, आपके पास पैसे 10 लाख ही हैं। तो आपके पास 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है आइदर ऑफ द ऑल्टरनेटिव कैन बी टेकन। आप दोनों में से किसी एक को, आपने एक का डिसीजन ले लिया, दूसरा फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। इफ यू गोइंग टू टेक द डिसीजन ऑफ परचेजिंग मशीन ए, देन यू कांट परचेज मशीन बी। दे आर नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। एक को डिसीजन लेंगे, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? दोनों को अलग अलग डिसीजन भी ले सकते हैं, अगर दोनों में फायदा हो रहा है दोनों टेकअप कर लें। तो ये है, तो दोनों ही तरीकों से आप इन चीजों को इवैल्यूएट कर सकते हैं या टेकअप कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात है कि हमने समझा कि हम किस तरीके से कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको हम लेकर चलते हैं। अब इसके सबसे मुझे आपसे बात पूछना चाहूंगा मैं कि यार, जब मैं अब नया बिजनेस को स्टार्ट करता हूं या नए प्रोजेक्ट में मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो पहला मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरा क्या चीज अचीव हो जाए जल्दी से? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, वेरी गुड आंसर। सबसे पहला टारगेट मेरा ये होना चाहिए कि यार ब्रेक इवन हो जाए, यार मेरे जो पैसे लगे हैं, जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट की है, मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगाई, यार वो तो वापस आए पहले। The early the break even comes, the better it will be for the business, because after that you go into profit. अब एक बात बताओ यार, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में क्या हम पहले ही साल प्रॉफिट में चले जाएंगे? अभी कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा, वो तो होते ही 5 से 10 साल के लिए। इसका मतलब है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज जितनी जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उतना ही प्रोजेक्ट आपके लिए वायबल होगा, स्पेशली व्हेन यू हैव लिक्विडिटी इश्यूज। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कैश रिसोर्सेज कम है, क्योंकि आपके पास कैश जो आपका है वो जल्दी वापस आ जाएगा, तो आप उसको जल्दी से मजीद इन्वेस्ट करके अपने कारोबार को वसत एक्सटेंड कर सकते हैं। उसकी टेक्निक्स जो हैं वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारी पहली टेक्निक है, इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं और इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फार्मूला आपको पता होगा अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर, मैं अभी समझा भी देता हूं आपको उसको। सेकंड टेक्निक होती है पे बैक पीरियड, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ये जो 4 मेथड्स मैंने नीचे बताए हैं आपके सामने रखे हैं, ये वाले जो मेथड्स हैं, ये यहां से लेके यहां तक, ये सारे कैश बेस्ड मेथड है।
बात करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से आपको कैश की सूरत में कितना रिटर्न हो रहा है। अगर वो रिटर्न अच्छा है या कि आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है या आपको वायबल लगता है, फिजिबल है, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, ये प्रॉफिट बेस्ड मेथड है। ये आपसे बात करता है कि आपको उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अचीव हो रही है। तो डेफिनेटली कैश बेस्ड मेथड जो है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपको पता होता है कि आपके हाथ में कितने पैसे हैं, वापस आ गए। प्रॉफिट बेस्ड मेथड आपको पता है, प्रॉफिट तो सब्जेक्टिव फिगर है ना, क्योंकि एक्रूड एक्सपेंसेस भी हम ऐड करते हैं इसके अंदर, प्री पेमेंट्स को हम माइनस भी कर देते हैं। जितना प्रॉफिट होता है उतना कैश आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट बेस्ड मेथड है, जबकि बाकी चारों जो हैं या तीनों जो हैं जो आपके कोर्स में है वो कैश बेस्ड मेथड है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ये भी कैश बेस्ड मेथड ही होता है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे मैंने बताया कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के हवाले से मैंने आपको इसका लेक्चर एक ये समझाया है कि इस चैप्टर में हमने किस तरीके से इसको हमने डील करना है, और चैप्टर में कैसे हमने चीजों को टेकअप करना है। अब दूसरी बात जो हम करते हैं वो ये, इसको बता दूं, मैं लिख लिया होगा मेरा ख्याल आपने, ये इसके ऊपर ही लिख लिया जो भी है, ये बुक में मौजूद है आपके पास। बुक में जो चीज ऑब्वियसली लिखी है या आपके सामने मौजूद होगी, लिखी होगी। अब हम ये देखते हैं कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बात पढ़ी है कि कैश जो है वो उतना ही होता है आपके हाथ में, वो ऑब्जेक्टिव फिगर है जितना आपको मिला होता है। जबकि प्रॉफिट जो है सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो उतना आपके हाथ में जरूरी नहीं कि प्रॉफिट आपके पास उतना ही हो जितना शो हो रहा है प्रॉफिट, वो कम भी हो, ज्यादा भी हो सकता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपके जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं इन पर हमें रिटर्न मजीद मिलना चाहिए, ज्यादा रिटर्न होना चाहिए, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे भी कहीं ज्यादा रिटर्न आपको चाहिए। उसे कहते हैं डिजायर्ड रिटर्न भी कहते हैं उसको। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो आपने शुरू में लगाई है, शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया। तो स्टार्ट में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, हम कहते हैं कि हमने वो पैसा लगाया है 0 ईयर में। जीरो ईयर में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया कितना? 1 लाख। फिर ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, और जितने साल का भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि 5 साल का है। अब ये ईयर 0 से क्या मुराद? बेटा ईयर 0 से मुराद ये होती है कि जिस साल आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके हाथ से पैसे जाते हैं, अगले साल तो पैसे आएंगे ना आपके हाथ में, जितने भी आएंगे, 20,000, 30,000, वट एवर। ईयर 0 में जो आउटफ्लो होता है आपका, वो हम ईयर 0 में कंसिडर करते हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लगाते हैं वो आप ईयर 0 में कंसिडर करते हैं। उसकी रीजन क्या है? ईयर 0 का है पहले साल का स्टार्ट। रिटर्न कब से आना शुरू होगा? बेटा पैसे लगाते रिटर्न नहीं आता, मैंने बता दिया आपको। रिटर्न आना शुरू होगा 1 साल के बाद। तो पिछले साल का, जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट की है, 31 दिसंबर यानी पिछले साल का एंड और इस साल का स्टार्ट, दैट इज ईयर 0, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है, स्टार्ट में इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए। अब पहला रिटर्न कब आएगा? 1 साल के बाद, दैट इज ईयर 1। अगला रिटर्न कब आएगा? 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 4 साल बाद और फिर 5 साल बाद। तो ईयर 0 का मतलब है, सर जरूरी है कि पहले साल के बाद आ जाए? हो सकता है 2 साल बाद आए। जी जी वो तो सही कह रही हो आप, बिल्कुल। तो ईयर 0 का मतलब है स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। हम असल में, ये बात नहीं है, ये भी हो सकता है कि जो आपके जो इनफ्लो है पहले साल रिटर्न नेगेटिव में भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, हो सकता है पहले साल का रिजल्ट जो है वो 6 महीने बाद आ जाए, 8 महीने बाद आ जाए। लेकिन आप हमेशा रिटर्न को अकाउंटिंग में साल के एंड पर ही कंसिडर करते हो।
और अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको ईयर 0 में कंसिडर करते हो। ईयर 0 का मतलब क्या है? पहले साल का स्टार्ट 1 जनवरी, और ईयर 1 का मतलब क्या है? 1 जनवरी वाले साल का ही एंड 31 दिसंबर, और ईयर 2 का मतलब है उससे अगले साल का 31 दिसंबर, ऐसे है। तो ईयर 0 मीन्स स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हमेशा ईयर 0 में कंसिडर करेंगे या करते हैं, में लेके चलते हैं। समझ आ गई इस बात की आपको? हाँ जी। मसला है तो पूछना ही, फिर मैं आगे चलूं थोड़ा सा। फिर एक दफा फिर बता देंगे प्लीज। नहीं, मैंने तो सिंपल सा ये बताया है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसे क्या ट्रीट करते हैं कि आपने वो इन्वेस्टमेंट ईयर 0 में की है, और ईयर 0 का मतलब होता है पहले साल का स्टार्ट। पहले साल के स्टार्ट में और पहले साल के एंड में 12 महीने का फर्क होता है, और पहले साल के एंड में और अगले साल के एंड में भी 12 महीने का फर्क होता है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम ईयर 0 कंसिडर कर लेते हैं। सारे पीरियड्स के अंदर 12 महीने का फर्क ही आ रहा है। आपका सवाल क्या है? सर आपने कहा जो 31 दिसंबर को जो है ना वो ईयर 0 खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, ईयर 0 तो स्टार्ट ही 1 जनवरी को हो रहा है जब हम पैसा लगा रहे हैं। सर नहीं 31 दिसंबर को। पहले साल जब आप पैसा लगाते हैं, पहले साल के स्टार्ट में, मेरी बात को सुना करो, अपने सोच में आप किसी और चीज बना लेते हो ना, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले साल के स्टार्ट में जो आप पैसे लगाते हैं उसको आप ईयर 0 बोलते हैं, उसी साल के एंड को ईयर 1 बोलते हैं जी। ओके हो गया। इतनी सी बात है, इसमें तो बात ही करने वाली नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये कह सकते हो कि सर हम उसे ईयर 0 इसलिए बोलते हैं ताकि 1 से पहले का कोई ना कोई पॉइंट, हम उस पॉइंट का कोई नाम रख सकें, ये आप कह सकते हो। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि इस 1 लाख और इस 20,000 के दरमियान और इस और 20,000 और अगले साल के रिटर्न के दरमियान टाइम का फर्क है। नहीं है फर्क। 0, 1, 2 में पूरे 12 महीने का फर्क, बिकॉज वी ऑलवेज टेक रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर साल के एंड में प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न आता जाएगा, जिसमें हमने पहले साल के शुरू में, जैसे ईयर 0 का नाम दिया, इन्वेस्टमेंट की थी, पैसे लगाए थे। जी। तो सबसे पहले आपका आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो कि मैंने बताया था आपको कि ये प्रॉफिट बेस्ड मेथड है, और इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, और इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो अब देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ी पहले एएस की, उनको अच्छी तरह पता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है। इट टेल्स अस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट। इसी को हम कहते हैं ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का नाम दिया हुआ है, या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का नाम दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है 1 साल का रिटर्न, ARR बताता है पूरे प्रोजेक्ट का रिटर्न, इसलिए दोनों सेम नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताएगा 1 साल का रिटर्न, जबकि ARR बताएगा पूरे प्रोजेक्ट का रिटर्न, जिसकी लाइफ 1 से लेके 5 साल तक हो सकती है, 1 से लेके 10 साल तक हो सकती है, 4 साल हो सकती है। तो उसका फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट into 100. Average profit divided by average investment into 100. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ARR में फर्क ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिव्स यू द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट फॉर ओनली 1 year. नंबर 1. नंबर 2,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बात करता है जो प्रॉफिट आप कमा चुके हैं उस पर कितना रिटर्न होना है। ARR बात करता है जो प्रॉफिट अभी आपने कमाना है अगले सालों पे, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट को वैल्यूएट कर रहे हैं विच इज स्टिल टू बी लॉन्च्ड, विच इज स्टिल टू बी परसूड। आने वाले वक्त में जिस प्रोजेक्ट में आपने 5 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है उससे कितना रिटर्न आ रहा है वो बताता है यार। इसलिए इसका मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का नाम इसको दिया गया है। ठीक है जी, तो कल इस पे इंशाल्लाह ताला मजीद आगे हम डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। तो प्रेजर का बेसिकली तो न्यूमेरिकल ही है, लेकिन मैंने इसका एक बेसिक लेक्चर आपको दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये होता क्या है और आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, क्या जो है इसको कैसे लेकर चलेंगे और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। कोई मसला है तो पूछ लें। कॉपी हो गया। सिंपल से बात की रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताने 1 साल का रिटर्न हो रहा है। ठीक है जी, तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यानी 5 सालों का प्रॉफिट अगर आपने कमाना चाहती हैं आप, तो 5 सालों का प्रॉफिट जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लें, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लिख लें, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और एवरेज इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले को हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसको सॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इससे इसके क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो सर इन्वेस्टमेंट का भी ऐसे ही होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गई? एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस डिस्पोजल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। हम कल इस पे बात करेंगे कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। सर प्लीज रिपीट, सर ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला रिपीट कर देंगे? नहीं, वो कल मैं लिखवाऊंगा आपको, कल उस पे बात करेंगे, मैं लिखवाऊंगा कल। ओके सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज, 4:20 पे मिलते हैं आपसे। सर आज व्हाट्सएप की आवाज आ रही है।